हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ चालू कर दिए, चालू कर दिए बेटा प्लीज। देखिए मैं बड़े प्यार से आपको बोल रही हूं, इमीडिएटली सेटल हो जाइए। चलिए, आपको कल मैंने एक काम दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 पढ़ के आने का, याद है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में तो कुछ मिला ही नहीं होगा, मिला था? चलो फिर भी देख लेते हैं। इमीडिएटली मुंह बंद कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आते ही हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए। चलो बेटा, MC Limited is planning an expansion program will require ₹30 crores and can be funded through any of the three following options। कौन कौन सा? इक्विटी, लोन एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो ठीक है। प्रेजेंट पेड अप कैपिटल इज 60 crores and annual average EBIT is 12 crore. Assuming income tax at 50%, after expansion the EBIT is expected at 15 crores। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आपने तीनों, फिर भी ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द EPS अंडर 3 फाइनेंसिंग ऑप्शंस। क्या आप निकाल सकते हैं? निकालिए आपने। एंड द ऑल्टरनेटिव इंडिकेटिंग द हाईएस्ट रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर। हमें पता है कि EBIT EPS एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ही है टू मैक्सिमाइज द EPS। चलिए इसको पढ़ेंगे। बेटा कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, याद है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ने मुझे बताया कि ये वो लेवल ऑफ EBIT है जहां पर मेरा EPS क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है, याद है? इसका मतलब माय EBT हैज ओनली 2 स्टेक होल्डर्स, वन इज गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज माय प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट इज देयर इज नो EPS फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनिथ एंटरप्राइजेज इज एज फॉलोज। उनके पास 40 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं बेटा, क्या क्या चीज से? इनके पास शेयर कैपिटल है, इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, और इनके पास डिबेंचर्स हैं जिनके ऊपर ये 14% इंटरेस्ट हर साल देते हैं। An expansion program for the company is under contemplation. It requires ₹20 crores and promises an increase of 6 crore in the EBIT from its existing level of 8 crores। बेटा ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो हमारी EBIT 6 करोड़ रुपयों से बढ़ जाएगी, जो कि आज कितनी है? 8 करोड़। इसका मतलब मेरी प्रपोज्ड EBIT कितनी होगी? 14 करोड़। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा? चलो, 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ ₹20 crores आर अंडर कंसिडरेशन। द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज टू इशू शेयर ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 40 ईच। इसका मतलब इशू प्राइस इज 50 रुपीज। बोलो ठीक है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। Share issue expenses are also under pricing of the issue in comparison to the ruling market price will result net proceed of 40 for every new share issued। इसका मतलब बेटा आपको 50 रुपए से इशू करोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके में बदले मिलेगा कितना? 40। इसका मतलब मुझे 10 रुपए का जो पर शेयर का लॉस है उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा शेयर
इशू करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर आपने नंबर ऑफ शेयर टोटल 50 रुपए के हिसाब से रखे तो लेकिन हाथ में तो केवल 40 ही आएगा। इसका मतलब मुझे ऐसे इतने शेयर इशू करने हैं कि जिनका 40 रुपए मिलाकर मेरा 20 करोड़ बन जाए। चलिए The second alternative is to borrow the requisite amount at 15% of interest per year. The third alternative is a combination of first and second. First and second का मतलब issue of equity shares as well as the loan, which 10 crores will be borrowed at 15% and the balance amount will be obtained by share issue as per terms indicated in the first alternative. इसका मतलब issue price तब भी 50 होगा, लेकिन जो मेरा नेट प्रोसीड्स है वो कितना होगा बेटा बोलो, वो कितना होगा 40। इसका मतलब 10 रुपए आज भी मेरे हाथ में नहीं आएंगे जो कल भी नहीं आते। इसका मतलब मुझे इतने पैसे चाहिए जिनसे 40 रुपीज में क्या कर सकूं, कवर कर सकूं और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स मुझे 20 करोड़ रुपए दिला सके 10 करोड़ रुपए लोन हटाने के बाद। चलिए, एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स इज 40% required. The expansion program is to be considered only when the EPS increases from the existing level. ये कहते हैं बेटा एक्सपेंशन तभी करेंगे अगर मेरा EPS इन तीनों प्रोग्राम्स से पहले वाले से क्या होगा बेटा, ज्यादा आएगा। तो क्या आप निकाल पाओगे, बोलो, इसको करो अभी इमीडिएटली। Calculate the EPS under 4 alternatives: existing, option 1, option 2, option 3 immediately। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी बता देना। बता पाओगे क्या, क्या फाइनेंशियल प्रेफरेंस डिविडेंड है? तो इसका मतलब ओनली इंटरेस्ट विल बी माय फाइनेंशियल बीईपी। चलो फटाफट से शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, 5 मिनट के अंदर इसको करना है, उसके बाद नई तरफ आगे बढ़ना है। जो नहीं कर रहे हैं वो कर चुके हैं या मूड नहीं है? EBIT बोलो, एग्जिस्टिंग 8, 1 2 3 का एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेड EPIT बोलो 14, 1 2 3। लेस इंटरेस्ट बेटा, आज हम इंटरेस्ट देते हैं 14% ऑन 15 रुपीज। ऑल द फिगर्स आर इन करोर्स। 2.1 यहाँ पे 2.1 देंगे यहाँ पे बेटा ठीक है, ये एग्जिस्टिंग तो दे ही रहे हैं, न्यू वाले में यहाँ कुछ नहीं देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं देंगे, यहाँ 3 एक्स्ट्रा देंगे और यहाँ 1.5। चलो EBT बोलो 5.9, 10.4। लेस टैक्स कितना परसेंट, 40, 2.36, 176, 16। चलिए
EAT बताएं 3.54, बेटा नंबर ऑफ शेयर बताओ 1 करोड़, 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल है 10 रुपए ईच का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 करोड़, यहाँ बोलो 1.5 करोड़ 1.25। चलो 2 का EPS मैं बता देती हूँ, 2 का आप बता दो 4.76992। बेटा देख के बताओ कि क्या एक्सपेंशन से चाहे कोई भी ऑल्टरनेटिव अपनाएं, क्या EPS बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो क्या हमें एक्सपेंशन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ। बिल्कुल करना चाहिए। इसका मतलब आंसर इसका क्या होना चाहिए? as EPS is higher in all the 3 alternatives then existing, the expansion shall surely be considered. B, बताओ EBIT where EPS will be 0, आप बता सकते हो बेटा? बताओ, ऑप्शन 1 में बताओ 2.1 करोड़, ऑप्शन 2 में बोलो 5.1 करोड़ और ऑप्शन 3 में बोलो 3.6 करोड़। क्या आपको पता है ये कैसे आया बेटा? कल हमने बात की थी कि फाइनेंशियल BEP इंक्लूड्स इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, याद है? चलो कौन से वाले में बेटा? एग्जिस्टिंग वाला है तो एग्जिस्टिंग वाले में तो है ना, अभी तक नया कुछ इशू किया, कोई बात नहीं बेटा। क्या आप इसका इंडिफरेंस पॉइंट निकाल पाएंगे? पहला इंडिफरेंस निकलेगा ऑप्शन 1 और 2, दूसरा 2 और 3 और तीसरा 3 और 1 निकालेंगे? अभी मत निकालिए लेकिन, हाँ बोलो बोलो, ये आप घर में निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे अब आपको नई तरफ आगे ले जाना, इंडिफरेंस बहुत हो गया। हाँ ठीक है, अब चलें आगे। हाँ कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिमाग एकदम बेटा बिल्कुल स्थिर, नहीं पूरा 0 नहीं रखना, थोड़ा बहुत ये सब। हाँ जी, हो गया हो गया, आगे चलें। कोई लिख रहा है बेटा? हाँ लिखिए 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 लिखिए। हो जाए जब बताएंगे दोस्त। हो गया, चलिए इधर देखेंगे फटाफट, 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करना है। यहां देखेंगे, ये S9 है बेटा, देख लो। इसके बाद हम पूरे डिफरेंट अप्रोच पे चल रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। यहां देखेंगे 50 लाख रुपए चाहिए, EBIT कितना? 10 लाख। ये हमारी किताब का S9 है, ठीक है? कैसे कैसे कर सकते हैं?
इन्होंने दो ही ऑल्टरनेटिव दिए, 5 लाख और 20 लाख, एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या हमें ये बात पता है? बहुत अच्छे से पता है। द कंपनी इज करेंटली सेलिंग एट 300 but expected to decline at 250 in the case when the borrowed funds are exceeding 20 lakhs. The fund can be borrowed at the rate of 12% up to 5 lakhs and 10% over 5 lakhs. ठीक है? The tax rate applicable is 25%। तो बताओ कौन सा फाइनेंसिंग कंपनी को चूज करना चाहिए? कर लोगे बेटा? ये तो हमने एक जैसे 3-4 सवाल है सेम हमारी किताब में, ये होंगे या नहीं होंगे? 5 नंबर का सवाल आया अब की बार नवंबर 18 में। ठीक है, चलिए चलो बेटा अब यहां देखेंगे बहुत ध्यान से। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, सबसे पहले फर्म से पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। चलिए यहां बात देखेंगे ध्यान से, इससे आसान कुछ भी नहीं है। यहां देखेंगे बेटा, शुरू करें? चलो ध्यान से सुनना है बेटा। जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है बात को, जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा, तो मुझे दिखता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन सा? एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ एक बात नजर आती है, और वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब मैं कैसे अपने रिसोर्सेस का बेस्ट इस्तेमाल कर लूं आज, जिससे मेरा प्रॉफिट कल से ज्यादा होने लगे। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हर कुछ सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। हमें मालूम है कि प्रॉफिट के साथ साथ हमें वेल्थ भी चाहिए। बोलो ठीक बात है? इसका मतलब मुझे सिर्फ आज की बात नहीं, मुझे प्रॉफिट के साथ साथ क्या चाहिए बेटा? एक वेल्थ क्रिएशन भी चाहिए। इसको मिला के कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? वेल्थ मैनेजमेंट। इसका मतलब मैं कैसे कमाऊं कि जिससे मेरी अर्निंग भी बढ़ती चली जाए और मेरी वेल्थ भी इंक्रीज हो। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी की वेल्थ बताते हैं, मान लो कि हम जेफ बेजोस की वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अब तो आधी हो गई उनकी, कोई बात नहीं। हाँ, the wife of Jeff Bezos is a richest woman in the world and the only income source is divorce from Jeff Bezos. She has the net worth of $70 billion और सिर्फ एक अच्छा काम किया उन्होंने जिंदगी में। हाँ, नहीं शादी करी, वो काम अच्छा था नहीं मालूम, डिवोर्स ले लिया। चलिए यहां पे बेटा यहां देखेंगे, यहां पे देखेंगे, जब भी हम बात करते हैं चलिए इस $70 बिलियन की, तो ये $70 बिलियन है क्या? क्या उनके पास रखा कैश है? क्या उनके पास रखा हुआ कैश और ज्वेलरी है? क्या उनके पास रखी हुई और डिफरेंट फॉर्म की एसेट्स हैं जो मिला के ये $70 बिलियन बन रही हैं? ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये $70 बिलियन केवल उन इन्वेस्टमेंट्स की आज की वर्थ है जो उन्होंने डिफरेंट जगह पर कर रखी है। इसका मतलब जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं बेटा, तो उसमें कैश को हम लोग कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उनकी वैल्यू ऑफ शेयर्स की, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, जो उन्होंने कई सारी जगहों पर कर रखी है। हम कहते हैं मुकेश अंबानी जी की नेट वर्थ $81 बिलियन के आसपास है, तो क्या $81 बिलियन वो घर में रख के बैठे हैं क्या? तो कैसे पता चला? आपने देखा होगा पर सेकंड भी वेल्थ रिवाइज होती है। बिल गेट्स और जेफ बेजोस के बीच में कई बार ऐसा समय आया कि 10 मिनट के लिए वो अमीर बन गए और 10 मिनट के लिए वो अमीर बन गए। सुना आपने ऐसा कुछ? तो ऐसा थोड़ी है कि भाई वो कमा लिया 10 रुपए, उनकी शेयर की वैल्यू थोड़ी बढ़ी तो उनकी वेल्थ भी
बढ़ गई, उनके शेयर की वैल्यू थोड़ी कम हुई तो उनकी ओवरऑल वेल्थ भी कम हो गई। इसका मतलब जब भी हमसे कोई पूछेगा दैट व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ योर वेल्थ, तो हम क्या बताएंगे? वैल्यूएशन ऑफ माय वेल्थ इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ माय शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने दुनिया भर में कर रखी है। बोलो ठीक है। बेटा आपने 3 बातें पढ़ ली हैं अभी तक। एक, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। बेटा ध्यान से सुनना है प्लीज, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। मान लो अगर ये प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है बेटा? 10। अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला से जाऊं तो ये कैसे निकला होगा? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। बोलो याद है आपको? पीई रेशियो निकला कैसे होगा बेटा? मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना है। 10 पीई रेशियो का मतलब है अगर मेरा ये शेयर मुझे 10 रुपए, 1 रुपए देता है, तब मैं उस शेयर के लिए 10 रुपए मार्केट में देने को तैयार हूं। बड़े ध्यान से सुनना है बेटा। ये क्या कहता है? अगर मेरा ईपीएस 1 रुपए है तो मैं कितना टाइम्स उस शेयर के लिए मार्केट में पैसे देने को तैयार हूं? 10 गुना। इसका मतलब मेरी मार्केट प्राइस कितनी रही होगी? 10 रुपीज। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब यही होता है बेटा कि आप अपने द्वारा कमाए हुए पैसों के लिए कितना गुना देने को तैयार हैं। अब बताओ, अगर आपने बेटा बीटा पढ़ा है, आपने लिवरेज भी पढ़ी है, तो बताओ लिवर्ड फर्म की प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होगी या कम? सोच के बोलो आराम से। बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बोल रहा है? कम कमाऊंगा तो भी 10 गुना देने को तैयार हूं। सोचो हम फ्लक्चुएटिंग कंपनी है, तो आप ज्यादा पैसा देने को तैयार होगे या कम पैसे दोगे? पैसे तो मैम कम देंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे। याद है? इसका मतलब जैसे जैसे कंपनी का रिस्क क्या होता है बेटा? बढ़ता है, वैसे वैसे पीई रेशियो भी कम होता है और अल्टीमेटली मेरी मार्केट प्राइस भी कम होती चली जाती है। बोलो आप और मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि इस कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है? सोचो, आपका पैसा लगा है बेटा कंपनी में, आप ध्यान से देखते हो ना। देखो आज हम एक छोटा सा पेड़ भी लगाते हैं तो डेली उसको 3 बार जाके देखते हैं कि कहीं उसमें पानी की कमी तो नहीं है। जबरदस्ती 2 बार धूप में ऐसे करते हैं, हटाते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखते हैं। तो सोचो आपने और मैंने तो पैसे डाले हैं कंपनी में, तो ध्यान नहीं रखेंगे? तो आपके हिसाब से कैसे मैं ध्यान रखूं जिससे मुझे पता चल जाए कि अब ये कंपनी रिस्की हो रही है और अब ये कंपनी रिस्की नहीं है? बेटा एक आसान सी बात है, अगर कंपनी डेट पे डेट लिए जाए तो वो रिस्की है। लेकिन सोचो कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो डेट रीपेमेंट करने लगे, तो इसका मतलब हमारे लिए अब बचने वाला है जो पहले नहीं बचता था। इसका मतलब अब आप मैम हम ये भी तो कह सकते हैं कि as soon as the company start taking the debts, the PE ratio starts declining। बोलो ठीक बात है? इसका मतलब मैम there is an inverse relation between the risk and PE ratio। क्या मैं फिर से बोलूं? There is inverse relation between risk and PE ratio। Yes, because as soon as the risk rise, the PE ratio starts declining। इसका मतलब value of the shares is equals to always number of shares into market price per share।
मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू, बोलो, 1 रुपए कमाने के लिए मैं 10 गुना देने को तैयार हूं, तो कितना होगा? 10 रुपए। मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। क्या मैं ईपीएस का फॉर्मूला भी लिखूं? चलो कोई बात नहीं, ईपीएस इज इक्वल्स टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसको नोट कर लीजिए इमीडिएटली बिना समय खराब किए, और आइए क्वेश्चन पे। हाँ जी, कुछ बच्चे हैं जो लिख चुके हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3। जो लोग लिख चुके हैं, जो नहीं लिखे हैं वो लिख के फिर देखेंगे। कोई लिख रहा है बेटा? कोई लिख रहा है तो ऐसे बताया करो, हाँ मैं लिख रहा हूँ, बोलने से नहीं पता चलता है। हाँ लिखो। मुंह नहीं चलाओ, सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 3 आराम से पढ़ना शुरू करो। प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 3.15, पेज नंबर 3.15। चलिए, अब आप लिख चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं। बेटा अब यहां देखेंगे, आप अपनी किताब में, और जिनके पास किताब नहीं है वो अपनी नजदीकी स्क्रीन पर। A capital structure of the company consists of the following। इसका मतलब इनके पास ऑलरेडी इतना है बेटा। क्या क्या है? इनके पास 20 लाख रुपयों के इक्विटी शेयर है, 100 रुपए ईच वाले। इसका मतलब कितना? 20,000। रिटेन्ड अर्निंग है बेटा इनके पास 10 लाख की। प्रेफरेंस शेयर है इनके पास 12 लाख के, और इनके पास 7% डिबेंचर हैं 8 लाख रुपयों के। बोलो ठीक है? चलो, इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज लाइकली टू रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर एक्सपेंशन इज 12%। इसका मतलब बेटा यहां ये लिखते हैं बदलेगी नहीं, इसका मतलब आज भी वही होगी। बात समझेंगे? ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कल को एक्सपेंशन कर भी लिया तो भी मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होगी। इसका मतलब आज भी कितने परसेंट? 12%। बेटा 50 लाख का 12% कितना होता है?
6 लाख, इसका मतलब मेरी आज की EBIT कितनी? 6 लाख। बोलो इसमें किसी को समझने में दिक्कत है? द एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स एडिशनल फाइनेंस ऑफ 25 lakhs for which the following alternatives are available to it. Issue of 20,000 equity shares at a premium of 25 पर शेयर। कितने रुपए का शेयर है बेटा? 100 रुपए का शेयर है। 25 रुपए प्रीमियम पे 125। तो देखो यहां तो कोई झगड़ा है ही नहीं बेटा, ये कहते हैं 25 लाख रुपए ही चाहिए और सीधा सीधा लिख दिया है कि कितना शेयर आएगा? 20,000। आप देख लो 20,000 शेयर इंटू 125, 25 लाख रुपए। चलिए, इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे 25 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे। इशू ऑफ 8% डिबेंचर, पहले वाले कितने थे? 7%, अब कितने हैं? 8%। चलो कोई बात नहीं। It is estimated that PE ratio in the case of equity, preference and debenture financing would be 21.4, 17 and 15.7 respectively। इसका मतलब बेटा 21.4 इक्विटी के लिए, 17 प्रेफरेंस के लिए और 15.7 डिबेंचर के लिए। देखो ये भी तो यही कर रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट का पैसा बढ़ा रहे हो, देखो इनकी पीई रेशियो भी तो घटने लगी। जब तुम पूरा इक्विटी पे थे तो ये 21 गुना देने तैयार थे, जब तुमने प्रेफरेंस बढ़ाए तो ये 17 गुना देने तैयार हुए हैं, लेकिन जब तुमने डिबेंचर बढ़ाया तो ये 21 से 15 पे आ गए। चलो, विच ऑफ दीज फाइनेंसिंग वुड यू रेकमेंड एंड व्हाई? द इनकम टैक्स रेट इज 50%। तो देखो फाइनेंसिंग तो कौन सी करेंगे वो तब पता चलेगा। यहाँ पे एक तो ईपीएस मैक्सिमम हो और दूसरा अब शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा आए। तो आप ईपीएस निकालेंगे? निकालें हम लोग साथ में, चलिए। बेटा मुंह नहीं चलाओ ज्यादा, अभी करना है फटाफट हमें। अच्छा देखो, एग्जिस्टिंग का कहीं करने के लिए बोला है क्या लिखने के लिए? तो हम लोग नहीं करेंगे, या करना है तो एक बढ़ेगी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। One, 2, 3, 4। Existing option 1, option 2, option 3। EBIT बेटा एग्जिस्टिंग है 50 लाख इंटू 12%, दैट इज 6 लाख। बोलो ठीक है बेटा। अब हो गया है 75 लाख रुपए का टोटल कैपिटल, समझ में आई बात? 50 लाख पहले था, अब ये कितना? 9 लाख। क्या ईबीआईटी पे कभी फर्क पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर का? नहीं। क्या ये जल्दी तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी? चलिए, लेस क्या बेटा? इंटरेस्ट 56,000, यहां भी 56 तो देना ही पड़ेगा सब जगह। और न्यू वाले का बताओ बेटा, यहां देना पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा, लेकिन 25 लाख का 8% देना पड़ेगा। कितना? 2 लाख। ईबीटी इज 544, 844, यहाँ भी 844, यहाँ 644। लेस टैक्स इज
50%, 272, 422 और 322. Earning after tax is 272, 422 and 322. बेटा लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले वाले केस में कितना परसेंट था? 9%, 1,08,000, चलिए 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 और यहाँ भी 1,08,000. लेकिन एक न्यू भी है. कौन से वाले केस में? सेकंड वाले केस में. कितना परसेंट? 10%. कितना? 2.5 लाख. अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना हुआ बोलो? 1,64. उसके बाद 64, 1,414, 2,1, ठीक है बेटा, 2,14,000. $2,14,000. क्या आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं? पहले वाले केस में 20, दूसरे वाले में 40. बेटा 40 कैसे हुआ पता चला है? 20 एग्जिस्टिंग है और ऑप्शन नंबर 1 में आपने 20 और यहाँ पे 20 और यहाँ ईपीएस बताएं 8.2, 7.86, 8.85, 3.20, 10.7. पीई रेशियो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है हमें, लेकिन यहाँ जरूर दिया है 21.4, 17 एंड 15.7. तो मार्केट प्राइस बताओ. कितना? 167.99, 54.4. यहाँ भी वही. चलिए बेटा अब यहाँ देखेंगे. चलो आप कहाँ से देखेंगे? दिख ही नहीं रहा है. चलिए अब देखिए, ऊपर वाली शीट बची किसी की? अरे यार, चलिए पहले इसको लिखिए, फिर एक एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर. बेटा पी रेशियो देने का मतलब ही वही है कि वो आपसे ईपीएस तक तो आप हमेशा ही निकालते थे. पीई रेशियो देने का मतलब ही यही है कि वो आपसे पूरा मार्केट प्राइस चाहते हैं. वरना ये क्वेश्चन तो नॉर्मल भी बन सकता था जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा होता, हम कहते ये वाला ठीक है. लेकिन यहाँ पे अभी हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं. अब ऊपर वाली शीट बची किसी की? बेटा मुंह बंद एकदम. आप जब प्लीज सब लोग लिख लें तब बताएं. यहाँ पे एक डिस्कशन का मैटर अभी ओपन है. बेटा लिख चुके आप?
चलिए अब यहां देखेंगे बेटा, हमें नजर आ रहा है कि अगर मार्केट प्राइस से जाऊं, जरा ध्यान से देखेंगे, तो मेरी वेल्थ क्रिएशन तो ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में बराबर सी ही है। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब या तो मैं इक्विटी ले आऊं या मैं डिबेंचर ले आऊं, मेरी मार्केट वैल्यूएशन दोनों में एक बराबर की होगी। बोलो ठीक है। लेकिन अब मुझे यहां पर दो बातों के ऊपर चर्चा करनी होगी। एक कि मैं कितना रिस्क उठाने को तैयार हूं, क्योंकि बेटा अगर आप ईपीएस से जाते तो सीधा सीधा अभी तक तो साफ हो चुका होता कि ऑल्टरनेटिव 3 लाओ, और यही ईपीएस को मैक्सिमाइज कर रहा है, इसलिए यही ठीक है। लेकिन बेटा आपको देखनी होगी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर ये अच्छी है तो गो फॉर दिस, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ठीक नहीं है तो क्या करो, बाहर वालों से पैसे लेने से अच्छा है कि आप क्या करो, अपनों से पैसे उठाओ, क्योंकि इनकी कोई कंपल्जन नहीं है और यहाँ पे कंपल्जन है। लेकिन ऐसे केसेस में आप यहाँ पे लिख देना कि क्योंकि दोनों की मार्केट वैल्यू बराबर है लेकिन रिस्क देखना होगा। लेकिन अगर ईपीएस से जाएं तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ऑल्टरनेटिव 3 इज मैक्सिमाइजिंग द ईपीएस। लेकिन बेटा ये तो हमें नॉर्मल भी पता है। यहां देखो एक छोटी सी बात, ये क्या ईबीआईटी, ये क्या ईपीएस। जरा ध्यान से देखना बेटा बात को। हमें पता है कि जैसे जैसे ईबीआईटी बढ़ेगी वैसे वैसे ईपीएस बढ़ेगा। बोलो ठीक बात है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और बात आती है बेटा, वो है प्रपोर्शन ऑफ डेट। इसका मतलब हमने हर बार देखा है कि जहां पर डेट ज्यादा होता है वहां पर ईपीएस भी ज्यादा होता है। बेटा इसके पीछे का कारण है, डेट तो फिक्स चाहिए होता है उसको, और अगर सोचो किसी केस में डेट फिक्स हो और हम ईबीआईटी बढ़ाते चले जाएं तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ सब किसका, इक्विटी शेयर का। बोलो ठीक है। तो यहां पर हमेशा याद रखना है कि लेकिन हमें यह भी पता है कि रिस्क ऑल्सो डिक्लाइंस द पीई रेशियो। चलो अब 5, 7, 10 मिनट पेन छोड़ के कुछ किस्से कहानियां, हाँ एक समय की बात है टाइप की। बेटा हम अब पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना है बात को बेटा, सिर्फ 4 स्टेटमेंट की बात है और पूरी थ्योरी खत्म है। प्लीज ध्यान से सुनो प्लीज। मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त भी एक बात को बार बार बताया है कि बेटा जब भी ये थ्योरी बनाई गई उस वक्त के इकोनॉमिस्ट ने जो अजम्पशन लिए वो उस समय की सिचुएशन को देखते हुए लिए थे, याद है। और हमने ये भी देखा कि लोग तो कह के मर गए और उसके बाद जो दूसरे आए उन्होंने उस पर क्वेश्चन उठाना शुरू किया। जैसे नॉर्मल सी बात है, हमने देखा मर्केंटाइलिस्ट आए और कह गए, फिर एडम स्मिथ आए और कहा ये तो गलत है, देखो ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद एचओ आए और कहा कि कौन सा कोई एक खाली फैक्टर पे काम चलता है, फैक्टर तो 2 होते हैं। ठीक बात है। इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनेंगे, अब जो थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ उन थ्योरीज में कमियां हैं, आपको ये बात माननी होगी, और कमी है तभी तो दूसरी थ्योरी आई है। बड़े ध्यान से सुनना है बात को। आप अभी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी और आप कहेंगे मैम ये तो एकदम भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आपको बात वही माननी है। ये बात को एक्सेप्ट करने के बाद कि इस थ्योरी में बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करेगी आने वाली और थ्योरीज।
बोलो ठीक है। इसलिए जो भी बातें अब हम करेंगे आपको मानना होगा कि ये बात, ये थ्योरी ये कहती है, और अगर इसमें कोई गलती है तो वो आगे आने वाली थ्योरी अपने आप उसे ठीक कर देगी। बोलो ठीक है बेटा। चलो, आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल मैं आपको कुछ लिख के बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक का नाम बताती हूँ, और वो क्या है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनेंगे बेटा। चारों थ्योरी, हमें 4 थ्योरी पढ़नी है। सबसे पहली थ्योरी नेट इनकम अप्रोच, दूसरी थ्योरी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तीसरी थ्योरी ट्रेडिशनल अप्रोच, और चौथी थ्योरी एमएम अप्रोच। आप में से कल कुछ बच्चे मेरे पास एमएम अप्रोच का क्वेश्चन भी लेके आए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन गलती से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लिखा हुआ है, जो शायद आखिरी ही क्वेश्चन है। तो बेटा वो इसका क्वेश्चन है, यहां होगा, यहां देखेंगे। इन चारों थ्योरीज ने बेटा एक ही बात बताई, और वो क्या बताई कि कैसे किसी भी फर्म की मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। इन्होंने हर किसी ने कहा देखो कि हर किसी मार्केट की फर्म की मार्केट वैल्यू 2 ही होती है, एक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट। इसका मतलब जब भी मैं किसी मार्केट में किसी भी फर्म को देखता हूं तो मुझे दिखता है उसका कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो यही है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हो सकता है इन द रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब मैं जब भी किसी फर्म को देखूंगा तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ इट्स डेट। ये चारों थ्योरीज ने सिर्फ यही बातें निकालनी बताई हैं। शुरू करें, चलो। सबसे पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, जिसको क्या कहते हैं, एनआई। बड़े ध्यान से सुनना है, आपको सब आता है। मैम आप ये हमें बहला रहे हो या आता है? आता है आपको बेटा, ये बिजनेस है, ठीक है, हमें पता है कि ये बात, हाँ। और ये है बिजनेस में इक्विटी का पोर्शन, और ये है बिजनेस में डेट का पोर्शन। बड़े ध्यान से देखना है बात। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजुअली ज्यादा होती है किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। बोलो ठीक बात है, क्योंकि हम तो चीख चीख के कहते हैं कि हमने डेट छोड़ा है, हमने प्रेफरेंस शेयर छोड़े हैं, तो हमें कम से कम उससे तो ज्यादा ही चाहिए। ठीक बात है। उसके बाद एक आया बेटा क्या, कॉस्ट ऑफ डेट, जो मुझे कहता है मैं जितना दिखता हूं उससे कम हूं। मैं क्या कुछ ऐसा कह गई जो हम नहीं समझ पाए? मैम एक बार और बोलो। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ डेट कहता है मैं तो जितना दिखता हूं उससे असलियत में कम पड़ता हूं। इसका मतलब अगर मैं 6% हूं तो मैं असली में 6% का वजन नहीं डालता, मैं कितने का वजन डालता हूं, 3% का। बोलो, इसका मतलब क्या आप ये बात कह सकते हैं कि अगर जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज्यादा होता है उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती होगी? करके देखें, एक एग्जाम्पल लेके देखें। मैं एक और बात, अपनी पहले बात दोहराती हूं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बेटा। मैंने कहा क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा होता होगा तो बेटा उसकी कॉस्ट तो इफेक्टिव कम पड़ती होगी कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, उसकी कॉस्ट तो कम पड़ती होगी। इसका मतलब जिस स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। मैम ऐसे नहीं, मजा आ रहा, करके दिखाओ। चलो ठीक है बेटा, 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग बना लेते हैं। एक बना लो 50-50, एक बना लो 70-30,
और एक बना लो 2080। इक्विटी डेट, इक्विटी डेट, इक्विटी डेट, बोलो ठीक है। मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है कितना? 10%। मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। क्या ये मैंने वाजिब रखी है? क्योंकि बेटा कॉस्ट ऑफ डेट से तो हमेशा ही मेरा केई ज्यादा होगा। हम कुछ भी ले सकते थे। टैक्स रेट कितना? 50%। चलो यहां बताओ, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 5%। बोलो इफेक्टिव कितना? 5%। और वेट कितना है? 0.5। क्या ठीक बात है? WACC आप सभी को निकालना आता है बेटा। ये देख लो, यहाँ क्या? डिबेंचर, यहाँ क्या? इक्विटी, यहाँ क्या? वेट। 50%, 50%। स्पेसिफिक कॉस्ट याद आ गई? यहाँ कितनी? 5% और यहाँ 15%। बोलो तो बताओ B इंटू C कितना? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। क्या ठीक है? क्या जल्दी हो रहा है बेटा? बेटा कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। यार तुम लोग अगर मतलब अगर तुम यहां झगड़ते ना तो 1% फिर भी मुझे ठीक लगता। तुम ये कह रहे हो कि 10% लिखा है तो वहां 10% लिखो। इसका मतलब आप घर जाके नहीं पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, मई में गर्मी ज्यादा होती, नवंबर में मौसम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद अब क्या? 70-30। बेटा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डेट कितना? 5% इंटू 70% कितना हुआ? 3.5। और इक्विटी आज भी 15% इंटू 30 कितना? 4.5। कितना हो गया? देखो यहां पे, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया ना, आपने बोला भी नहीं मुझे। ये 30 है 1.5 और ये 70 है 10.5, तो ये हुआ 12। देख लो बेटा, इक्विटी ज्यादा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा। चलो फिर भी आप नहीं मानते, यहां देखते हैं। 5% डेट इंटू 80% कितना? 4%। 15% इंटू 20% 3%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7%। देख लो, क्या अब आप इस बात पे मान रहे हैं कि मैं अब हम मान गए? क्योंकि ये जो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है वो इफेक्टिवली उससे कम पड़ता है जितना ये मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। बोलो ठीक है। अब सुनो नेट इनकम अप्रोच की कहानी एक लाइन में। नेट इनकम अप्रोच कहता है आंख बंद करके उस कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑल्टरनेटिव को अपना लो जहां ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए सबसे कम है। एक लाइन में नेट इनकम अप्रोच खत्म। क्या कह रहा है? आंख बंद करके, आंख खोल के चेक करके कि जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो वही कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए सबसे बेहतर है। अब हमारे मन में खलबली मच रही है, मैम रिस्क का क्या होगा? सोचो रिस्क का क्या होगा। मैंने क्या कहा? ये इतना ही है, ये कमी है, ये कमी है जिसको पूरा करेंगी आगे आने वाली थ्योरीज। तो नेट इनकम अप्रोच का ऑब्जेक्टिव बताओ, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन में समझाओ कि मैम आंख खोल के चेक करके डिसाइड कर लो कि जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है वही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। बोलो ठीक है। ठीक है, हम मानते हैं, आप भी मानते हैं और मैं भी कि इसमें बहुत बड़ी कमी है, लेकिन हमें इसमें नहीं झगड़ना है, वो आगे वाले लोग झगड़ेंगे। अब देखो बेटा ध्यान से,
क्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये लिखवाया था, मतलब लिखवाया नहीं, दिखाया था? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। क्या ये आपको याद रहेगा हमेशा? नेट इनकम अप्रोच सेज वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन कॉस्ट ऑफ क्या इक्विटी। अगर मैं 1 लाख रुपए बचते हैं किसके लिए? इक्विटी के लिए, और मेरी रेट कितना है? 15%। इसका मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 15% इज माय वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या आपके पास वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में दिया होगा? नहीं दिया होगा तो निकाल लेंगे। मान लो 8%, आप 8,000 रुपए इंटरेस्ट देते हो तो नहीं निकाल सकते? बताओ। 2 बातें नेट इनकम अप्रोच, बेटा सुन लो प्लीज ध्यान से, अगर मुझसे कोई चूक हुई है तो मैं फिर दोहरा रही हूं प्लीज। सबसे पहली बात, नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है? हाउ टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है वो फाइनल। दूसरा, वो कहता है कि मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। बोलो ठीक है। तो बेटा इन्होंने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का एक फॉर्मूला दिया है कि नेट इनकम फॉर इक्विटी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। और क्या आप कह सकते हो कि यहां पे इंटरेस्ट अपॉन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हम लोग करते हैं तो क्या डेट नहीं आ सकता? कि 8,000 आप पे करते हो, 8% पे तो कितना? 1 लाख रुपए विल बी माई डेट। तो मार्केट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। इनको ये कहते हैं V प्लस डी या E प्लस डी इज इक्वल्स टू V। V क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। बेटा इसमें 1,000 कमियां हैं, लेकिन अभी इस कमी के ऊपर बहस नहीं करनी है। हमें सिर्फ ये बताना है कि नेट इनकम अप्रोच 2 बातें बोलता है। पहली, जहां ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगा वही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, और हमने इस बात को प्रूव भी कर दिया। मोर द डेट लेसर इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। दूसरी बात, हाउ टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इक्विटी? नेट इनकम, देखो नाम में ही क्या है, नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम फॉर इक्विटी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। बोलो ठीक है। इसको लिखते हैं, इसका 2 सवाल बनाते हैं, फिर इससे अच्छी वाली थ्योरी पे चलते हैं। अच्छी का मतलब जो इससे ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, चलिए। हेडिंग आपने देनी है मेरे साथ। अच्छा, एक और बात, अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने बच्चे 12 बजे बैठे थे, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि 31 को एफएम की क्लास एडवांस अकाउंट्स के बाद होगी, उसके बाद ऑडिट की क्लास होगी। कल नहीं, परसों। परसों तो कल जैसा शेड्यूल है वैसा ही चलेगा। कल देखा, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है भाई ये, मतलब। और आज पता है 10 बजे की बात है, 10:15 बजे सर ने बोला कि आप ना 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा लिया कीजिए, बच्चों को वेट करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से ना आप चाहे 8:10 पे क्लास शुरू करो, 8:15 तक क्लास ले लो और मैं आ जाऊँ। ठीक है। अब सोचो जरा, अब मैं आ जाती सुबह सुबह ठंड में और तुम इतना हाई लगती, तुम लोगों को अगर मेरा अलार्म बज जाता, बजता ही होता, मुझे आना ही होता नहा धो के। कल इसका मतलब 10 बजे मेरी क्लास EIS की। थैंक यू। कितने अच्छे हो तुम लोग यार। पार्टी, सबसे ज्यादा पार्टी पूरे बैच में मैंने दी है। RMS सर देंगे ना। अच्छा, कल पार्टी है एडवांस अकाउंट्स में। तुम तो दम शराज खेल रहे हो यार मेरे साथ, और मैं ड्रेस कर रही, तुम कह रहे नहीं नहीं। और बताओ, ऐसा थोड़ी होता है।
एक मिनट रुको, आज हुई थी पार्टी, हाँ ये मुझे पता है, ठीक है, हाँ ये खत्म हो गया, हाँ आगे बोल। अच्छा, एडवांस अकाउंट्स की क्लास कल ज्यादा देर तक चलेगी, इसलिए मुझे 10 मिनट लेट आना है। यस, आई गॉट इट, वेरी गुड, चलो, यस, पिक्चर सॉल्व, चलो। हाँ, अरे वो तो आरएमएस सर प्लान कर रहे हैं तुम्हारे लिए। नेट इनकम अप्रोच, दैट इज, बेटा बस यहां लिखेंगे फटाफट। नेट इनकम अप्रोच, net income approach, net income approach says that the capital structure where ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं बेटा, याद है, KO, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लीस्ट, दैट इज मोर द पोर्शन ऑफ डेट एंड लेसर द पोर्शन ऑफ इक्विटी। क्या इस बात को अब आप मानते हैं जो हमने लिखा है? क्योंकि हमने देखा कि डेट जितना बताता है उससे कम पड़ता है और इक्विटी हमेशा डेट से ज्यादा होती है। मार्केट वैल्यू V इज इक्वल्स टू market value V is equals to value of equity E plus value of debt D। बेटा आप बहुत तेज बातें कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। value of equity is equals to net income for equity shareholder upon cost of equity, that is KE। जो लिख चुके हैं बेटा वो कैपिटल स्ट्रक्चर के पहले पन्ने पर आएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के पहले पन्ने पर आएंगे। चलिए, कोई लिख रहा है बेटा? चलो, अभी केवल जो हम दिखा रहे हैं वही है, यहां पे देखते चलिए। S1 रूपा लिमिटेड EBIT इज 5 लाख। द कंपनी हैज 10% 20 lakh debentures. The equity capitalization rate, that is KE, is 16%। बेटा यहां पे you are required to calculate market value of equity and market value of firm, and you have to see the overall cost of capital। होगा? 1 मिनट लगा के सोचो, उसके बाद यहाँ पे टैक्स रेट नहीं है तो क्या दिक्कत है?
तो कॉस्ट ऑफ डेट विल बी सेम एज गिवन। 2 मिनट कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे। अच्छा, एक और बात सुनोगे ध्यान से, सुनेंगे बेटा। यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मुझे वेट चाहिए। यहाँ पर मुझे इक्विटी के वेट का कोई अंदाजा नहीं है। बोलो ठीक बात है। यहाँ पे ये तो जरूर लिखा है कि 20 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, लेकिन यहाँ ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कितनी इक्विटी है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। चलो निकालो, मेरे साथ निकालो। चलो 18 लाख। चलो देखते हैं। S1 कंप्यूटेशन ऑफ market value. EBIT is 5 lakhs, less interest is 2 lakhs, EBT is 3 lakhs। बेटा एक बात बताओ, अगर यहाँ टैक्स होता तो हम टैक्स माइनस करते, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते, जो कि नहीं है। तो मैं क्या मान लूं कि यही ईबीटी मेरी इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही अर्निंग है? बोलो चलो। सो दिस इज ओनली द अर्निंग्स फॉर इक्विटी। क्या बेटा आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है? कितनी? 16%। तो क्या आप वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकाल सकते? निकाल भी ली होगी आपने। 3 लाख का 16% कितना? 18 लाख। 18,75,000। क्या वैल्यू ऑफ डेट आपके पास दिया हुआ है दोस्त? कितना? 20 लाख। क्या आप मार्केट वैल्यू नहीं आ गई? दैट इज E प्लस D 38,75,000। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक तो रास्ता है कि आप इन दोनों की वेटेज लेके निकालेंगे, और एक और हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। कितना है? 5 लाख अपॉन कितना? 12 आप दोनों से निकाल सकते हो। ये हो गया। किसमें भाई? वैल्यू ऑफ डेट में इंटरेस्ट कैसे माइनस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉब्लम 3, इसमें 2 तरीके से निकालने को बोला है, लेकिन हमें अभी जो आता है उसको देखेंगे। प्रॉब्लम 3 पेज नंबर 3.2। प्रॉब्लम 3, उसमें 2 अप्रोच बताइए बेटा, नेट ऑपरेटिंग इनकम और इनकम अप्रोच। हमें इनकम वाले पे ध्यान देना है।
कोई लिख रहा है? ओके हो गया? चलो बेटा, बहुत ही आसान बातें। कंपनीज एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकल इन all respects including risk factor except for debt equity ratio. X having issued 10% debenture of 18 lakhs while Y has issued only equity. Both the companies earn 20% interest before interest and tax, that is on their total asset of 30 लाख। बेटा ध्यान से देखेंगे, 30 लाख रुपए की टोटल एसेट है दोनों के पास। एक्स के पास 18 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 12 लाख रुपए की इक्विटी है। बोलो ठीक है? क्या मैं कुछ ज्यादा कह गई? और वाई के पास केवल इक्विटी है कितने की? 30 लाख की। ये हमसे कहते हैं कि दोनों कंपनीज अपनी टोटल एसेट का 20% कमाती है ईबीआईटी, मतलब कितना? 6 लाख। चलो देखते हैं अभी हमसे करवाना क्या चाहते हैं। Assuming a tax rate of 50% and capitalization rate of 15% for all equity company, compute the value of companies X and Y। आप सिर्फ पहले वाला देखो, यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। अभी नेट ऑपरेटिंग हमने सिखाई नहीं है, तुरंत चाहिए मुझे ये, मतलब आंसर नहीं देखो, ये देखो। मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। याद है वाई वाले में डेट इज 0। Problem 3 कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू। कौन से अप्रोच से? एनआई अप्रोच से। कितनी कंपनीज हैं? 2, एक्स और वाई। क्या ईबीआईटी दोनों का सेम है? 30 लाख इंटू 20%, 6 लाख। ये बात लिख के दी है हमें, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हम लोग। लेस इंटरेस्ट 10% ऑफ 18 लाख, 180। दिस इज ईबीटी 4, 20 और 6। लेस टैक्स 50%, 2, 10 और 3। दिस इज ईएटी एज वेल एज अर्निंग फॉर इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस
नहीं है, तो दिस इज ओनली अर्निंग्स फॉर इक्विटी, दैट इज 210। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EAT अपॉन KE। बोलो बेटा। 14 20 लाख। क्या आपको मार्केट वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ डेट भी चाहिए? वैल्यू ऑफ डेट इज 18 लाख एनएल। Market value is equals to E plus D, 32 and 20। ये A है, 3 का A, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, ये इसका मतलब कल तो तुम्हारी पहली स्टेशन की गाड़ी लेट होगी तो नहीं, वो नहीं, मतलब पीछे नहीं, मैं उसकी नहीं कर रही हूँ कि मतलब छोड़ने वाली बात कर रही हूँ मैं, 10 बजे मैं थोड़ी कह रही हूँ। तो इसका मतलब हमारा 10-10 मिनट का ब्रेक थोड़ा थोड़ा कम होगा। ठीक है, चलो यार, तुम्हारे साथ तो दिक्कत है ना, ब्रेक भी कम नहीं करना। 4 बजे के बाद पता नहीं अचानक से तुम्हारे अंदर क्या होने लग जाता है, नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना है बस। अब ध्यान से सुनेंगे बात। हमने आज 2 बातें देखी हैं। एक, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, जिसमें 3 एलिमेंट्स हमने देखे, EPS, प्राइस अर्निंग और मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, उसके बाद हमने थ्योरीज स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, जो इतना आसान बात कह रही है। देखो हर जगह हमने देखा जहां डेट का पोर्शन ज्यादा वहां वैल्यू ज्यादा बता रहे हैं। दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जहां पे इक्विटी और डेट दोनों है उसकी वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द फर्म जिसके पास केवल इक्विटी है। इसका मतलब लेस रिस्की है लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू कम है। तो उसने कहा वो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो वही चुनना है। और मार्केट वैल्यू हमेशा क्या होती है? E प्लस डी का मतलब इक्विटी प्लस डेट। How will you find the value of equity? Earning for equity upon cost of equity, that is KE। और जब ये निकल जाएगा तो प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो दिस विल बी माय मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे।